दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखिए फर्स्ट सबको लेता है, लेकिन दोस्तों रिवीजन सबसे नहीं हो पाती। एक बात आप जरूर हमेशा सुनते होंगे कि देखिए एक बच्चा है जो कि 1 साल से पढ़ रहा फिर भी उसका मार्क्स अच्छा नहीं आया, लेकिन वही एक बच्चा है जो कि 2-3 महीना पर अच्छा मार्क्स लेके आ गया। बस एक ही रीजन वो यही है कि दोस्तों वो रिवीजन किया। अब अगर लास्ट के 3 महीने आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% है कि अच्छा होगा ही। अब बहुत बच्चा क्या शुरू से पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता है और पिछला वाला जो सब भूल जाता है, क्योंकि एक मुताबिक के अनुसार एक बच्चे को एक चीज जो है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक ही याद रहता है, और कोई अगर अच्छा चीज हो तो 1 महीना या फिर 1.5 महीना। ठीक है, तो दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रिवीजन स्टार्ट नहीं किए हैं, प्लीज रिवीजन कीजिए, जितना भी पढ़े रिवीजन कीजिए। सिलेबस आपका दोगुना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों फिजिक्स का पार्ट 2 लेके आए। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में पूरा मॉडल पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन था वो करवाया था। बहुत बच्चे ने बोला सर जल्दी पार्ट 2 लेके आइए, फिर आपका जो है आज पार्ट 2 लेके आए। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ साथ देना है। आप देखेंगे दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन को, तभी आपको मालूम पड़ेगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, कारगर साबित होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। बस आप देखिए 8 से 10 क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट वाट मीटर होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, किस राशि का मात्रक वोल्ट वाट मीटर में होता है। इसका आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो वोल्ट वाट मीटर होता है, वोल्ट वाट मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, परिपथ का गुण जो कि विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको टेम्परेचर में बदल देता है, वो गुण को क्या कहते हैं। प्रतिरोध, धारा, वोल्ट तथा विद्युत वाहक बल, यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध, ऑप्शन ए। ठीक है, अब प्रतिरोध का काम क्या होता है, वो विद्युत ऊर्जा को जो है ताप में बदल देता है, क्योंकि जब प्रतिरोध लगता है तो तार जो है गर्म हो जाता है, और गर्म होना ही तो टेम्परेचर का सूचक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो पदार्थ जो है किस चीज से बना हुआ रहता है, यानी कि वो है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नाइक्रोम। ठीक है, तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। शून्य होता है, 1 माइक्रोकूलम होता है, 1 कूलम होता है, फिर अनंत होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शून्य, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग जो है वो 0 होता है, शून्य होता है। राइट आंसर 4 का वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल पीछे आपको टच भी नहीं करना, उसको एक तरह सा भी नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि आपके पास टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा, 70 में से आपको मात्र 35 बनाना है। तो 35 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 को क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल वाला रहेगा, बाकी लगभग 60 क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि विदाउट न्यूमेरिकल रहेगा, यानी कि चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप कोशिश करें कि न्यूमेरिकल को ना बनाए, एक तरफ से बनाने का ढेर में नहीं रहिएगा। आप क्या कीजिएगा, वही क्वेश्चन को बनाइएगा जो सेकंडों में बन जाए, चाहे वो 1 नंबर हो या चाहे वो 70 नंबर वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए। 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब है, और उसको अगर सरणी क्रम में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, तो उनकी जो सम्मिलित शक्ति होगी वो कितनी होगी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 24 वाट है। लेकिन फिर से बता रहे हैं, मैं ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा यहाँ पर, ना दोस्तों आपको कहूंगा कि आप बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है v²/r। ठीक है, v²/r ये आपका राइट आंसर होगा 6 का, ये है विद्युत परिपथ की शक्ति। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 7, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का जो कार्य का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, धारा के उसमें प्रवाह पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर विद्युतीय प्रेरण पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 8, लॉरेंज बल का जो परिकलन है वो करने के लिए कौन सा सूत्र है। लॉरेंज बल का सिंपली आपको परिकलन करने के लिए एक सूत्र फॉर्मूला पूछ रहा है। 8 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा F ब्रैकेट E प्लस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। ठीक है, तो ये भी मतलब फॉर्मूला है, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाना है प्लीज। बहुत बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आपको प्लीज नहीं बनाना। आप लोग सोचेंगे कि अगर आप लोग को चाहते हैं कि न्यूमेरिकल बनाए तो फिर मैं आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको बनाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो समझता हूं बहुत बुरी बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में जो ओमेगा है वो कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का जो शिखर का मान है वो महत्तम होगा। यानी कि सिंपली आपको ओमेगा बराबर का फॉर्मूला निकालना होगा, जो मैक्सिमम धारा का शिखर का मान जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, यदि यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ रहे। तो 10 का दोस्तों कंडीशन क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा, 1/√LC। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर जो है वोल्टता उसका 440 वोल्ट है, इसकी जो आभासी वोल्टता है वो कितनी होगी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता दिया हुआ 440 वोल्ट, इसकी जो आभासी वोल्टता है वो कितनी होगी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 220 √2 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 220 √2 वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आपका 12, सभी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को टच भी नहीं करना, बस मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, बहुत बच्चे जीनियस बैठे होंगे यहाँ पर। देखिए 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब का जो प्रतिरोध है वो इसमें से ज्यादा कौन सा होगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग आंसर बोलिए, तो 12 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो 25 वाट का होगा, क्योंकि 25 वाट और 220 वोल्ट अगर आप सही से देखेंगे तो 220 वोल्ट ये दोनों बराबर है, ये अलग रहता फिर कंफ्यूजन होता। और जिसका वाट कम होता है दोस्तों उसमें जो प्रतिरोध है वो ज्यादा होता है, वाट कम प्रतिरोध ज्यादा, वाट कम प्रतिरोध ज्यादा। तो 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 13, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। रासायनिक, ऊष्मीय, चुंबकीय या फिर इनमें से सभी। तो 13 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऊष्मीय, यानी कि ऑप्शन बी। तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका 14 हो जाएगा, एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है। सिंपली आपको एलआर परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला पूछ रहा है। 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल बहुत समय से आपको बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला जो है डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई पेचीदा नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा। आंसर लगा दीजिए, √r² प्लस ω² L², √r² प्लस ω² L²। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो है कौन बताया था, इनका जो प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल किए थे वो कौन किए थे, फैराडे, मैक्सवेल, हर्ट्ज या फिर मार्कोनी। 15 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, हर्ट्ज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन। कैथोड किरणें में क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है या फिर फोटोन। 16 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जी हाँ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए। तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होती है, कैथोड इलेक्ट्रॉन, कैथोड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस कारण वायु का बुलबुला जो है, जो हवा का बुलबुला होता है वो पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देगा, एक प्रकार का गोल जैसे कि लगेगा कि गुब्बारा जैसा बना हुआ, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, f होगी, 2f होगी, f/2 होगी या फिर 3f होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा f/2। आप लोग आंसर प्लीज कमेंट करते चले मेरे साथ साथ, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपका टोटल कितना को सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। और दोस्तों अगर जिसका जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर यानी कि 42 क्वेश्चन कराऊंगा, 42 में दोस्तों अगर आपका 42 सही हो जाता है तो 100% समझिए कि इस बार का आप टॉपर है, सही बता रहे हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, f/2। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 19, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। क्षमता निकालने वाला फॉर्मूला आपको बैठाना है, इसका जो राइट आंसर है वो 1/f डायोप्टर होगा, 1/f। डी कभी कभी लिख देता, कभी कभी डायोप्टर लिख देता, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह क्या होता है, कम अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट होता है, फिर अधिक अभिसारी होता है, फिर कम अपसारी जिसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, या फिर अधिक अपसारी होता है। सिंपली आपको कम और ज्यादा में आंसर देना है। तो कांच के एक अवतल लेंस को जब हम लोग जल में डुबाते हैं तब ये जो है आपका हो जाता है कम अपसारी, यानी कि ऑप्शन सी। तो कांच में जब भी हम लोग एक अवतल लेंस को डुबाएंगे, ठीक है, कांच के एक अवतल लेंस को जब भी हम लोग डुबाएंगे, जल में डुबाएंगे, तो उसको भाई वो जो है कम अपसारी हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या फिर क्या होती है, ठीक है। सिंपली पूछ रहा है कि जब सूक्ष्मदर्शी की जो नली की लंबाई है वो अगर बढ़ाएंगे तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो बढ़ती है, घटती है या फिर शून्य हो जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वैसी है कि वैसी ही रहती है। 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन ए। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका जो आवर्धन क्षमता है वो भी बढ़ेगी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, यानी कि सिंपली आपको खगोलीय दूरदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब है उसी का प्रकृति बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आभासी व उल्टा, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी में दो इमेज बनता है, उसमें जो लास्ट वाला इमेज है उसका बनता है आभासी और उल्टा। एक आभासी भी होता है और एक उल्टा भी होता है, इसको कभी कभी काल्पनिक भी लिख देता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है परिकिरण, व्यक्तिकरण, वन विक्षेपण, विवर्तन। तो 23 का जो राइट आंसर है वो आपको व्यक्तिकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी,
ठीक है, 23 का राइट आंसर एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यक्तिकरण। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है व्यक्तिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है या फिर अपवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ध्रुवण यानी कि ऑप्शन सी। तो जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह ध्रुवण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाया जाता है? कौन से भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पैराबैंगनी यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पैराबैंगनी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि है 26 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों 10⁻17 किलो या फिर किग्रा बाटा मीटर क्यूब। कभी कभी ये इस तरीके से दिया हुआ रहता है, ठीक है, कीटर बटा मीटर क्यूब या फिर कभी कभी इस तरीके से। तो ध्यान देंगे आप लोग, यूरेनियम नाभिक का जो घनत्व है उसका परिणाम क्या होता है 10⁻17, ठीक है, 10⁻17 आपका राइट आंसर होगा। और किलोमीटर पर क्यूब या फिर किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब, राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा किलो प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है, यहाँ पर बम का बात हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है केवल नाभिक के विखंडन पर, केवल नाभिक के संलयन पर, विखंडन व संलयन दोनों पर, या फिर उनके त्वरण के परिणाम के बराबर। तो 27 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल नाभिकीय संलयन पर। इसको दोस्तों पढ़ने का सही तरीका वही है कि यहाँ पर आपका जो है किलो दिया हुआ है, किलो किरगा जो भी बोलना है, ठीक है। किलो है किलो पर मीटर क्यूब या फिर किलो km पे पावर -3, जैसे भी आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर 27 नंबर क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल नाभिकीय संलयन पर यानी कि ऑप्शन बी, केवल नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिक के विखंडन से, नाभिक के रासायनिक क्रिया से या फिर नाभिकीय संलयन से। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन से यानी कि ऑप्शन डी। तो सूर्य जो अपनी विकिरण ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त करता है? नाभिकीय संलयन से। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 29, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की जो घटना है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जो नाभिक है उनके मिलने से जो नए नाभिक बनता है तो उसके बनना और ऊर्जा के मुक्त होना, इस घटना को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर श्रृंखला क्रिया या फिर तत्वांतरण, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। 29 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि ऑप्शन ए। तो इस घटना को हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है। नाभिकों का मिलना और ऊर्जा का मुक्त होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30, परम शून्य पर ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, पूर्ण चालक की तरह व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, या फिर पूर्णाचालक की तरह, या फिर अतिचालक की तरह, या फिर अर्धचालक की तरह। तो जो परम शून्य पर ताप जो है वो अर्धचालक व्यवहार कैसे करता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पूर्णाचालक की तरह यानी कि ऑप्शन बी, पूर्णाचालक की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वो पदार्थ कौन सा है? यानी कि कोई पदार्थ है जिसका चालकता ताप बढ़ाने पर जो है बढ़ती है, ठीक है। चालकता ताप बढ़ाने पर यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता बढ़ती है, वो पदार्थ कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अर्धचालक यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो जब भी हम लोग चालकता का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता भी बढ़ेगी पदार्थ की, वो अर्धचालक की प्रवृत्ति होती है, गुण होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन तथा विवर, ठीक है। तो अर्धचालक में जो विद्युत चालकता का कारण है वो इलेक्ट्रॉन और विवर, ये दोनों है। इलेक्ट्रॉन तथा विवर यही है अर्धचालकता में विद्युत चालकता का कारण, आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33, डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या फिर मॉड्यूलेटर की भांति। 33 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दिष्टकारी की भांति यानी कि ऑप्शन सी। तो डायोड का जो उपयोग है हम लोग करते हैं एक दिष्टकारी की भांति, दिष्टकारी के जैसा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलने की दिशा का पता लगाता है, उसे कहते हैं। यानी कि उस युक्ति का नाम क्या है? 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर वो आपका रडार होगा। उस युक्ति जो कि रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति और उसकी दूरी और चलने की दिशा यानी कि डायरेक्शन भी, उसकी दूरी भी, डिस्टेंस भी और उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन भी सब कुछ बता देता है, वो रडार है। उसे क्या बोलते हैं? रडार बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है 17 डिग्री, 20 डिग्री, 59 डिग्री या फिर 77 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 77 डिग्री यानी कि ऑप्शन डी। तो प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? 77 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, एक बंद पृष्ठ के अंदर, अभी तक आप लोगों ने जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से क्लास 12 साइंस की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। प्लीज अगर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को। आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो कि बहुत कम शेयर करते हैं। चलिए
एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है शून्य, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो है शून्य। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 37, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो 37 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा गोले की त्रिज्या के, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? वायु में गोलीय चालक की जो धारिता है वो अनुक्रमानुपाती होती है गोले के त्रिज्या के। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 38, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, आवेश के संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, फिर इनमें से कोई नहीं। तो किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? 38 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आवेश के संरक्षण के नियम पर। ठीक है, तो किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम है, पहला नियम है, वो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 39, दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी होता है, इसका जो राइट आंसर है बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11001 ब्रैकेट में 2। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए आप लोग। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। 40 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2:1। ये 1 लिखा हुआ। ठीक है, क्या करते हैं, फिर से बोलते हैं, आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कई बार करवाया है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना चाहिए। ये क्वेश्चन का हर बार लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। समझिए, एक किसी ऊंचाई ट्रांसफर है, उसका प्राथमिक और द्वितीय कुंडली है, उसमें क्रमशः N1 N2 लपेटा हुआ है, N1 N2, और इसमें N1 बड़ा होगा N2, यही देगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधा आप आंसर समझिए। देखिए सबसे पहले ये कोई रड है, ये क्या है? कोई रड है। ठीक है, इसमें एक उच्चवाही ट्रांसफर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, प्राथमिक को N1 दिया गया है, N2 जो है द्वितीय को दिया है, यानी कि प्राथमिक मतलब पहले। पहले का मतलब क्या हो गया? अगर आपको सही से समझाएं तो पहले का मतलब हो गया जो कि पहले कलर किया गया। ठीक है, अब दूसरे का मतलब क्या होगा? दूसरे का मतलब अगर आपको समझाएं तो दूसरे का मतलब जो बाद में कलर किया हुआ। कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टाइम नहीं लगेगा, बस आप समझिए। ये हो गया द्वितीय। तो दोस्तों पहला वाला जो है आपका एक रड था, पहले एक रड था, रड के ऊपर हम लोगों ने पहले N1 को लपेटा, क्योंकि प्राथमिक आपका बोला है N1, उसके बाद द्वितीय यानी कि N2 को लपेटा, यानी कि दूसरा में हरा को लपेटा। ठीक है, हरा को लपेटा। अब अगर आप सही से देखेंगे तो हरा जो है वो थोड़ा बड़ा है और वहीं पे जो लाल है वो थोड़ा छोटा है। तो सिंपल वही क्वेश्चन है भाई, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। N2 जो हमेशा ग्रेटर देन होगा N1 से। 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है और यहाँ भी मैंने आपको करवाया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 42, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, या फिर इनमें से कोई नहीं। 42 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। ठीक है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? एक्स किरणें। ये पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा तनु क्लासेस। 2-3 दिन के अंदर ये पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड हो जाएगा। क्या नाम है? तनु क्लासेस। आप गूगल क्रोम में या फिर ब्राउजर में जाके सर्च करेंगे तनु क्लासेस, वहां पर एक वेबसाइट आएगा, उसी में जाके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जुड़ जाइए, वहां भी ये पीडीएफ का लिंक आप जो भी है वहां पर आपको पता चल जाएगा। 2-3 दिन के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और प्लीज रिवीजन बहुत जरूरी है, स्टार्ट कर दीजिए जो भी नहीं किए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि प्लीज जल्दी से जल्दी रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द